हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका भंबानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी का मीनिंग, टैक्सेस मर्ज्ड इनटू जीएसटी, कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में मर्ज किए गए हैं, जीएसटी रेट्स क्या है और इसके जीएसटी के क्या एडवांटेजेस एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, और टाइप्स ऑफ जीएसटी, कितने तरह का होता है जीएसटी और इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद। जीएसटी जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। देखते हैं कि ये होता क्या है। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है जो किस पर लगाया जाता है, ऑन परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय एंड और विक्रय पर लगाया जाता है। अच्छा, ये क्या है? टैक्स इम्पोज्ड ऑन अ पर्टिकुलर रेट ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ये सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर एक निर्धारित दर से लगाया जाता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? एक्सेप्ट पेट्रोलियम एंड लिकर, पेट्रोलियम और शराब से बनी हुई वस्तुओं को छोड़ के ये सभी तरह की वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। अच्छा, इस टैक्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषता क्या है कि वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को मजबूत करता है ना। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है वन नेशन वन टैक्स, मतलब पूरे राष्ट्र पर एक ही तरह की कर निर्धारण प्रणाली को सपोर्ट करता है। अच्छा, ये ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में इक्वली समान रूप से लगाया जाता है। अच्छा, इसका मेन उद्देश्य क्या है? टू मर्ज ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को जोड़कर इस एक प्रकार का कर लगाया जाना इसका मेन ऑब्जेक्ट, मेन उद्देश्य है। अच्छा, जो हम ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स बोल रहे हैं, तो डायरेक्ट टैक्स क्या है उसको एक बार समझ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर। ये क्या है? पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्टली टू द एंटिटी हु इम्पोजेस इट, यानी कि उस व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुकाया जाता है जो इसको, जिस एंटिटी द्वारा इसे लगाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इनकम टैक्स, आयकर जो है वो एक तरह से क्या है? प्रत्यक्ष कर है। कहने का मतलब है जिसके द्वारा ये कर चुकाया जाता है उसका अंतिम भार भी उसी को ही वहन करना पड़ता है, वो इसको आगे किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। मान लीजिए मुझे मुझे इनकम टैक्स मैंने पे किया है, तो मैं आगे उसको ट्रांसफर नहीं कर सकती, इसका भार भी किसको वहन करना पड़ेगा? मुझे स्वयं को वहन करना पड़ेगा। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? अप्रत्यक्ष कर क्या है? पास्ड ऑन टू द अनदर इंडिविजुअल और एंटिटी, मतलब ये एक प्रकार का ऐसा कर है जो जिसपे ये लगाया जाता है उसके द्वारा ये क्या है? अन्य व्यक्ति पर क्या किया जाता है? पास किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। कहने का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स इज लेवीड ऑन सप्लायर और मैन्युफैक्चरर, मतलब ये जो माल की सप्लाई करने वाला, बेचने वाला, या माल को मैन्युफैक्चरर जो होता है माल को बनाने वाला, उस पर लगाया जाता है। लेकिन ये सप्लायर या मैन्युफैक्चरर इसे किसे पास कर देता है? आगे ट्रांसफर कर देता है, पासिस टू फाइनल कंज्यूमर, जो उस माल को का अंतिम उपभोक्ता है, उसको यूज करने वाला है, जो कस्टमर है, उस पर क्या कर देता है? उसको पास कर देता है। तो इस टैक्स का भार किसको वहन करना पड़ा? जो अंतिम उपभोक्ता है, जो कस्टमर है, उसको वहन करना पड़ता है। ठीक है ना? अब इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी किस तरह का कर है? एक तरह से टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब देख लेते हैं टैक्सेस मर्ज्ड इनटू जीएसटी। जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस को मर्ज किया गया है? कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जीएसटी लागू होने से पहले जो अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे, उन अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर, खत्म कर, उसकी जगह क्या लागू किया गया? जीएसटी प्रथा लागू की गई। तो कौन कौन से टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि जीएसटी में मर्ज किए गए हैं? तो उनमें सेंट्रल और स्टेट है ना, केंद्रीय सरकार द्वारा जो पहले कर लगाए जाते थे अप्रत्यक्ष कर, कौन से थे वो? एक्साइज ड्यूटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्पाद शुल्क। दूसरा है सर्विस टैक्स, जिसे बोला जाता है सेवा शुल्क।
और तीसरा है सेंट्रल सेल्स टैक्स यानी केंद्रीय बिक्री कर। इन तीनों करों को किस में मर्ज कर दिया गया? जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। यानी इन तीनों की जगह अब क्या है, कर का नाम क्या हो गया? एक ही कर, जीएसटी। अच्छा, स्टेट द्वारा स्टेट के कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज किया गया है? ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं चुंगी एवं प्रवेश कर। जब भी कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रक और ये बसेस जो हैं, व्हीकल्स एंटर होते हैं, तो एंट्री पे आपने देखा होगा चुंगी नाके बने हुए होते हैं, टोल टैक्स के बने होते हैं। तो ये सब अब खत्म करके क्या लग गया इनकी जगह? जीएसटी हो गया उसका नाम। अच्छा, परचेज टैक्स क्रय कर है ना, एंटरटेनमेंट टैक्स मनोरंजन कर, वैट वैल्यू एडिड टैक्स है ना, इसको बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स, मूल्यवर्धित कर। ठीक है, ये राज्य सरकार द्वारा पहले लगाया जाता था, इसे खत्म कर दिया गया। लग्जरी टैक्स, विलासिता की जो वस्तु है, एसी होटल, एसी रेस्टोरेंट वगैरह और जो कार है, इन पे लग्जरी टैक्स लगता है। विलासिता की वस्तुओं पर जो पहले राज्य सरकार द्वारा कर लगाया जाता था, उससे भी जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। और टैक्सेस ऑन लॉटरी, लॉटरी की टिकट खरीदने पे जो टैक्स लगता था, उसे भी किसमें मर्ज कर दिया गया? जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इन्हें खत्म करके अब किसमें मर्ज कर दिया गया? इन्हें जीएसटी में मर्ज कर दिया। जीएसटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देख लेते हैं, क्या विशेषताएं हैं जीएसटी की। उसमें सबसे फर्स्ट क्या है? जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी है वो एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। व्यापक मतलब वन सिंगल टैक्स इन ऑल ओवर नेशन, पूरे भारत में एक ही कर व्यवस्था लागू की गई है, जैसे क्या बोला जाता है? जीएसटी है। मतलब सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर लगाया जाता है। और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो पहले अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे, उनको समाप्त करके अब क्या कर दिया गया? व्यापक रूप से एक ही जीएसटी लागू कर दिया गया है। अच्छा, दूसरा क्या है? यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज यानी यूनियन टेरिटोरीज। पूरे भारत में एक समान दरें हैं। जीएसटी की क्या है? एक समान दरें हैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। मतलब कपड़े पर अगर दिल्ली में जो जीएसटी पे किया जा रहा है जिस रेट से, वही महाराष्ट्र में पे किया जाएगा, वही साउथ में उसी रेट से कपड़े पर जीएसटी पे किया जाएगा। मतलब सभी वस्तुओं पर अब सब राज्यों में एक समान दरें हैं। अच्छा, थर्ड क्या है? जीएसटी पेड इज नॉट कॉस्ट। जीएसटी पेड क्या होता है? जो व्यापारी द्वारा कुछ माल खरीदते वक्त जो जीएसटी पे की जाती है, वो क्या, उसे उस वस्तु की लागत में नहीं जोड़ा जाएगा। इस कर को क्या बोला जाता है? इस को इनपुट जीएसटी बोला जाता है। मतलब क्रय के वक्त जो जीएसटी पे किया जाता है उसे इनपुट जीएसटी बोला जाता है। और ये लागत नहीं है, ये क्या है? संपत्ति है, एसेट है। क्यों? क्योंकि इसे एडजस्टेड टू आउटपुट जीएसटी, इस जीएसटी को कहाँ एडजस्ट किया जाता है? आउटपुट जीएसटी में एडजस्ट किया जाता है। तो आउटपुट जीएसटी क्या है? कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, जो ग्राहकों से वसूल किया जा रहा है, वो क्या, मतलब विक्रय के टाइम जो विक्रेता द्वारा विक्रय के समय जो जीएसटी वसूला जा रहा है ग्राहक से, उसे क्या बोला जाता है? आउटपुट जीएसटी बोला जाता है। तो इस इनपुट जीएसटी को किस में एडजस्ट किया जाता है? आउटपुट जीएसटी में एडजस्ट किया जाता है। इसलिए जो ये जीएसटी पेड है उसे क्या नहीं माना जाता? लागत नहीं माना जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। ये एक मूल्य वृद्धि कर है, मूल्य संवर्धित कर इसको बोला जाता है। इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जीएसटी पेड इज एडजस्टेड टू जीएसटी कलेक्टेड। जो जीएसटी पे की जा रही है क्रय के वक्त, उससे विक्रय के वक्त वसूल की गई जीएसटी में क्या किया जाता है? एडजस्ट किया जाता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? वैल्यू एडेड टैक्स बोला जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। वैल्यू एडेड टैक्स कैसे है? ये मूल्य संवर्धित कर कैसे, इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ए ने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, कुछ माल है 1 लाख रुपए का खरीदा है, और इसे बी को कितने में बेच दिया? 1,50,000 में बेच दिया, 1,50,000 में इसे सेल कर दिया गया। मान लीजिए ये किस रेट में आता है? जीएसटी रेट 12% रेट में आता है। अभी रेट्स में हम आगे देखेंगे। इस पर रेट कितनी पे की जाती है? 12% जीएसटी रेट पे की जाती है। अच्छा, अब देखेंगे जीएसटी पेड बाय ए ऑन परचेज, मतलब जब माल खरीदा गया
तो ए द्वारा कितना जीएसटी पे किया गया उस पे 12% ऑन 1 लाख रुपीज, है ना। 1 लाख पे 12% जीएसटी कौन पे कर रहा है, ए पे कर रहा है जब उसने माल खरीदा, यानी 12,000 का उसने खरीदते वक्त जीएसटी पे कर दिया। इस जीएसटी को क्या बोला जाएगा, इनपुट जीएसटी बोला जाएगा। अच्छा, अब ये माल किसको बेच रहा है, बी को बेच रहा है, कितने में, 1,50,000 में। तो ये जीएसटी कलेक्टेड बाय बी ऑन, जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम बी ऑन सेल, मतलब बी को बेचने पर जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ, 12% ऑन 1,50,000 रुपीज कलेक्ट होगा, क्योंकि माल कितने में बेचा जा रहा है, 1,50,000 में माल बेचा जा रहा है। अब कलेक्शन कितना हुआ है जीएसटी का, 18,000 कलेक्शन हो रहा है। अच्छा, अब ये जीएसटी आउटपुट, इसको बोला जाएगा आउटपुट जीएसटी। अच्छा, इनपुट जीएसटी किस में एडजस्ट की जाती है, आउटपुट जीएसटी में एडजस्ट की जाती है। तो जो कलेक्ट हो रही है उसको किसको पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन गवर्नमेंट को कितना पे किया जाएगा, 6,000 रुपीज पे किया जाएगा, क्योंकि 12,000 रुपए ए द्वारा चुकाए गए जब माल खरीदा, और 18,000 रुपए कलेक्ट किए गए हैं। तो 6,000 रुपीज जो डिफरेंस है वो किसको दिया जाएगा, गवर्नमेंट को दिया जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये वसूल किए गए। इसका अंतिम भार किस पे पड़ा, बी पे पड़ा है ना, ठीक है, क्योंकि 18,000 रुपए किससे कलेक्ट किए गए, बी से कलेक्ट किए गए हैं। तो मूल्य संवर्धित कर कैसे बोला जाएगा, अच्छा इसको एक बार हम आगे और समझते हैं। मान लीजिए बी ने इसे किसको बेच दिया, इसी माल को जो 1,50,000 का खरीदा था, उसको किसको बेच दिया, 1,60,000 रुपए में सी को बेच दिया। तो सी से कितने वसूल होंगे, 12% ऑन 1,60,000, जितना में बेचा है 1,60,000 रुपए में, उस पर 12% वसूल होगा, जो कितना अमाउंट आ रहा है, 19,200, 19,200। अच्छा, पे किसने किए, बी ने इसको खरीदते वक्त 18,000 रुपए ऑलरेडी वो पे कर चुका है, ठीक है ना। 1,50,000 में जब उसने ए से खरीदा था तो इस पे 12% वो पे कर चुका है, यानी 18,000 रुपए में पे कर चुका है। अच्छा, गवर्नमेंट को अब कितने पेबल होंगे, डिफरेंस अमाउंट पेबल होगी, 1,200 रुपए पेबल होगी। क्यों, क्योंकि ये है आउटपुट जीएसटी और ये है इसके लिए इनपुट जीएसटी, किसके लिए, बी के लिए, ठीक है। तो जितना जितना वैल्यू एडेड होगी उतनी उतनी गवर्नमेंट को टैक्स पेबल होगा। यहाँ वैल्यू कितनी ऐड हो रही है, 50,000 ऐड हो रही है, ठीक है ना। तो 50,000 पे 12% की रेट से, यानी 6,000 रुपए का जीएसटी बन रहा है। अच्छा, फिर बाद में कितनी वैल्यू ऐड हो रही है, इसमें 10,000 रुपीज वैल्यू ऐड हो रही है। तो 10,000 का 12% वैल्यू एडेड टैक्स बन रहा है, 1,200 रुपीज पेबल है। तो जितनी जितनी उसमें वैल्यू ऐड होती जाएगी, उस एडेड वैल्यू पे टैक्स लगेगा। यहाँ एक बात और समझने वाली है कि इसका जो अंतिम भार है वो किस पे पड़ता है, अंतिम उपभोक्ता पे पड़ता है, जो उसको यूज करता है उस चीज को, उस पे पड़ता है। अच्छा, क्यों, जैसे ए ने तो 12,000 रुपए जीएसटी पे किया, तो वो किससे वसूल कर लिए, बी से वसूल कर लिए। अगर बी इस माल को सी को नहीं बेचता है तो किसको वहन करना पड़ता भार, ये 18,000 रुपए बी को वहन करना पड़ता। लेकिन बी ने भी आगे इस माल को किसको बेच दिया, सी को बेच दिया। तो 19,200 रुपए, 19,200 उसने किससे कलेक्ट कर लिए, सी से कलेक्ट कर लिए। यानी जो 12,000 इसने चुकाए थे वो इस 18,000 में इंक्लूड है, बी से वसूल कर लिए, और बी ने जो ये चुकाए वो किससे वसूल कर लिए, सी से वसूल कर लिए। तो सी जो इस माल को यूज कर रहा है, जो अंतिम उपभोक्ता है, वो क्या है, इस जीएसटी का वहन करने वाला। लास्ट जो है अंतिम भार किस पे पड़ता है, जो यूजर होता है, जो कंज्यूमर होता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। अब देख लेते हैं ये इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी क्या है। तो इनपुट जीएसटी, जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स, मतलब किसी भी बिजनेसमैन द्वारा, किसी भी व्यापारी द्वारा माल खरीदते वक्त जो जीएसटी पे किया जाता है, वो उसके लिए क्या माना जाएगा, इनपुट जीएसटी माना जाएगा। अच्छा, ये जो इनपुट जीएसटी है, ये नॉट कॉस्ट बट एसेट फॉर परचेजर, ये क्या है, माल की लागत में, इस जीएसटी को माल की लागत में नहीं जोड़ा जाएगा। जबकि ये इनपुट जीएसटी क्या है, एक तरह से एसेट है, इसे एसेट साइड लिखा जाएगा। एसेट भी कौन सी है, ये फिक्टिशियस एसेट है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये डेबिट बैलेंस शो करता है, जीएसटी पेड कहाँ दिखाया जाता है, इनपुट जीएसटी को डेबिट किया जाता है, इसलिए ये किस तरफ दिखाया जाएगा, एसेट साइड दिखाया जाएगा।
और क्योंकि ये एक मूर्त संपत्ति नहीं है, अमूर्त संपत्ति है, कृत्रिम संपत्ति है, ये कौन से एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स है। अच्छा, अब देखते हैं ये आउटपुट जीएसटी क्या है। आउटपुट जीएसटी क्या है, जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑन सेल ऑफ गुड्स। जब व्यापारी द्वारा कोई माल बेचा जाता है तो जीएसटी लगा के जो कस्टमर से वसूल किया जाता है जीएसटी, उसको क्या बोला जाता है, उसके लिए आउटपुट जीएसटी बोला जाता है। अच्छा, ये इनकम नहीं है, नॉट इनकम, मतलब आउटपुट जीएसटी इज नॉट इनकम बट लाइबिलिटी फॉर सेलर। ये जो जीएसटी है जो कलेक्ट की जा रही कस्टमर से, वो इनकम नहीं है बिजनेसमैन के लिए, जबकि क्या है, ये एक लाइबिलिटी है, दायित्व है। क्योंकि आउटपुट जीएसटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, और इसको क्योंकि सरकार को कलेक्ट करके किसको देना होता है, किसको चुकाना होता है, गवर्नमेंट को पे करना होता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कस्टमर से ये वसूल किया जा रहा है, इसलिए ये बिजनेस के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। कहने का मतलब है कि वही जीएसटी परचेजर के लिए, क्रेता के लिए तो क्या हो जाएगी, इनपुट जीएसटी हो जाएगी, और बेचने वाले के लिए वो जीएसटी क्या कहलाएगी, आउटपुट जीएसटी कहलाएगी, जैसा अभी हमने ए और बी के एग्जांपल में देखा। देख लेते हैं जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना, इसको जीएसटी स्लैब भी बोला जाता है, ठीक है। तो जीएसटी के रेट के हिसाब से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले मैं एक बार पढ़ लेती हूँ उसमें कौन कौन से एसेंशियल आइटम इंक्लूडिंग फूड, है ना। फर्स्ट नंबर क्या है, एसेंशियल आइटम इंक्लूडिंग फूड। इसमें कितना परसेंट जीएसटी है, 0% जीएसटी है। मतलब जो आवश्यक वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थों सहित जो आवश्यक वस्तुएं, उन्हें क्या किया गया है, जीएसटी से मुक्त रखा गया है। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, राइस, व्हीट, मेज, फ्रूट, वेजिटेबल्स, सॉल्ट, हैंडलूम, पूजा सामग्री, फ्यूल, शुगर, जैगरी। लिस्ट काफी लंबी है, मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आई हूँ कि ये जो चीजें हैं इनको क्या किया गया है, जीएसटी से मुक्त रखा गया है। मतलब जो विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न हैं, अनाज हैं, फल, सब्जियां, नमक है, हैंडलूम के जो उत्पाद हैं, और पूजा सामग्री है, ईंधन है, लकड़ी, कोयला, और चीनी और गुड़ को, इन सबको क्या रखा गया है, दूध है, इन सबको क्या रखा गया है, जीएसटी से मुक्त रखा गया है। इस पे 0% जीएसटी है। सेकंड क्या है, कॉमन यूज आइटम, है ना, इसको क्या बोला जाता है, सामान्य उपभोग की वस्तु है। सेकंड कैटेगरी जो बनाई गई है, इस पे कितना है जीएसटी, 5% जीएसटी है ना, 5% जीएसटी है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही है, पैकेज्ड फूड जो है ना, जो डिब्बा बंद सामग्री आती है या पैकेट फूड है, एडिबल ऑयल है, खाने का तेल है, नमकीन, भुजिया, और जो बिल्डिंग मटेरियल्स है, इसको कौन सी स्लैब में रखा गया है, 5% जीएसटी स्लैब में रखा गया है। अच्छा, इसके बाद कौन सा है, थर्ड है स्टैंडर्ड रेट, है ना, प्रमाप दर, इसे बोलते हैं जीएसटी की प्रमाप दर। ये कितनी है, 12% रेट है। इसमें कौन कौन सी वस्तुएं आती है, कंडेंस्ड मिल्क है, और प्रसंस्करण, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रसंस्करण दूध जो है, ड्राइड नट्स, सूखे मेवे, हाउस होल्ड आर्टिकल्स ऑफ एल्युमिनियम, जैसे एल्युमिनियम के बर्तन वगैरह हैं, बाईसाइकिल्स हैं, अम्ब्रेलाज हैं, इनको कितने परसेंट जीएसटी है, इन पे 12% जीएसटी है। इसके बाद फोर्थ कैटेगरी क्या आती है, मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट। मतलब अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्रमाप दर कितनी रखी गई है, 18% रखी गई है। ज्यादातर वस्तुएं और सेवाएं किस कैटेगरी में आती हैं, किस स्लैब में आती हैं, 18% स्लैब में आती हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, एग्जाम्पल्स हैं ये, है ना, लिस्ट तो काफी लंबी है। एग्जाम्पल, टीवी अप टू 27 इंच, है ना, 27 इंच की टीवी, 27 इंच तक के टीवी, उससे ऊपर के टीवी पे नीचे लग्जरी आइटम वाली रेट लगेगी। मोबाइल फोन्स हैं, रेफ्रिजरेटर है, गीजर है, कूलर है, केक एंड बिस्किट, इन पे कितना परसेंट जीएसटी है, 18% जीएसटी। इसमें वो वस्तु आती है जिन्हें पहले विलासिता का माना जाता था, पहले इन्हें लग्जरी आइटम माना जाता था, लेकिन अब इन्हें क्या माना जाता है, कॉमन यूज आइटम माना जाता है। अच्छा, फिफ्थ कौन सी स्लैब है, लग्जरी आइटम्स एंड टोबैको। फिफ्थ वाली कैटेगरी में विलासिता की वस्तुएं और तंबाकू के जो उत्पाद है, उस पे कितना परसेंट जीएसटी है, 28% जीएसटी है। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, एग्जाम्पल कुछ है, ऑनलाइन गेमिंग, एसी मशीन्स, स्मोकिंग पाइप्स,
एयरक्राफ्ट फॉर पर्सनल यूज, ये इन पे कितना परसेंट है, 28% है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, स्मोकिंग पाइप्स जो है वो 28% में आते हैं, जबकि सिगरेट्स जो है वो किस में आते हैं, 18% में आते हैं। ठीक है, तो ये है जीएसटी स्लैब। अच्छा, जनरली जो इनपुट जीएसटी है, यानी कि व्यापारी द्वारा किसी वस्तुओं को खरीदने पर जो पे किया जाता है जीएसटी, उसे क्या माना जाता है, एसेट माना जाता है। वो कॉस्ट में उसे शामिल नहीं किया जाता, उसे संपत्ति माना जाता है। और इस इनपुट जीएसटी को कहाँ से एडजस्ट किया जाता है, आउटपुट जीएसटी में एडजस्ट किया जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी में एडजस्ट नहीं किया जाता, और जो व्यापारी द्वारा क्रय पे चुकाया गया जीएसटी है, यानी कि इनपुट जीएसटी है, उसे किसमें शामिल कर दिया जाएगा, उसकी लागत ही मान लिया जाता है, कॉस्ट में ही इंक्लूड किया जाता है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है उनको हम एक बार देख लेते हैं। ये कंडीशन है, उसमें सबसे पहला क्या है, बिल्स पेड फॉर फूड आइटम्स लाइक रेस्टोरेंट्स बिल एक्सेट्रा। ठीक है ना, मतलब खाद्य पदार्थों के जो बिल चुकाए जाते हैं, जैसे रेस्टोरेंट बिल वगैरह चुकाए जाते हैं, वो क्या उन पे जो जीएसटी होता है उसको क्या माना जाएगा, इनपुट कॉस्ट ही माना जाएगा, एसेट नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए बिजनेस में या फर्म में कोई मीटिंग हो रही है, उसमें कुछ समोसे मंगाए जा रहे हैं, चाय मंगाई जा रही है, तो उस पर जो जीएसटी आएगा लग के उसके बिल में, या कहीं रेस्टोरेंट में कोई मीटिंग रखी जा रही है, बिजनेस मीटिंग रखी जा रही है और वहां पे कुछ खाना पीना मंगाया जा रहा है, तो बिल में जो जीएसटी आएगा उस जीएसटी को क्या माना जाएगा, इनपुट जीएसटी को कॉस्ट ही माना जाएगा, उसे एसेट नहीं माना जाएगा। सेकंड क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा, जैसे व्यवसाय के स्वामी का जो स्वास्थ्य का बीमा है स्वामी का, या कई बार स्टाफ का भी हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया जाता है, तो उस हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे किया जाता है, उस प्रीमियम में कोई अगर जीएसटी है तो उसे भी क्या किया जाएगा, उस इनपुट जीएसटी को भी आउटपुट जीएसटी में एडजस्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद क्या है, मेंबरशिप फीस ऑफ एनी क्लब, मेडिकल और फिटनेस सेंटर। मान लीजिए किसी क्लब या कोई जिम वगैरह व्यवसायी ने ज्वाइन करी है या स्टाफ ने ज्वाइन करी है, उसकी कोई मेंबरशिप फीस है, तो उसका जो जीएसटी है उसे भी क्या माना जाएगा, लागत में ही इंक्लूड किया जाएगा, आउटपुट जीएसटी में एडजस्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्या है, बिल्डिंग रिपेयर्स एक्सपेंडिचर। जो भवन मरम्मत व्यय होते हैं, रिपेयरिंग के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, उसको भी उसको भी लागत में इंक्लूड किया जाएगा, एसेट नहीं माना जाएगा ना, उस इनपुट जीएसटी को भी एसेट नहीं माना जाएगा। फिफ्थ क्या है, परचेज ऑफ व्हीकल। कोई व्यवसाय के लिए कोई वाहन का क्रय किया जाता है, कार खरीदी जा रही है, कोई बाइसिकल खरीद, कुछ किसी भी तरह का वाहन क्रय किया जाता है, तो उस पर जो जीएसटी पे किया गया है वो भी क्या है, लागत में इंक्लूड है, उसको भी एसेट नहीं माना जाएगा। अच्छा, इसके बाद फ्री गिफ्ट टू स्टाफ। अगर मान लीजिए स्टाफ को कोई फ्री गिफ्ट दिए जा रहे हैं, उपहार बांटे जा रहे हैं, जैसे कई बार दिवाली पे बांटे जाते हैं, डिनर सेट बांटा जाए या कुछ भी, मान लीजिए व्यवसाय के स्वामी द्वारा स्टाफ को जो फ्री गिफ्ट बांटी जा रही है, उस पे जो जीएसटी पे किया गया है वो भी क्या है, एसेट नहीं है, बल्कि उसको उसकी कॉस्ट में ही शामिल किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, पेमेंट ऑन परचेज ऑफ आइटम्स फॉर पर्सनल यूज। अगर व्यवसाय के स्वामी द्वारा पर्सनल यूज के लिए जो आइटम परचेज किए जा रहे हैं, उस पे जो जीएसटी पे किया जा रहा है, उसे भी आउटपुट जीएसटी में एडजस्ट नहीं किया जाएगा, एसेट नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ वो कंडीशन है जिसमें जीएसटी पेड इज कॉस्ट बट नॉट एसेट, मतलब इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी में एडजस्ट नहीं किया जाए। अच्छा, कुछ जीएसटी फ्री आइटम्स और सर्विसेज देख लेते हैं। मतलब इन वस्तुओं और सेवाओं पर बिल्कुल जीएसटी कर नहीं लगाया जाता है, वो कौन कौन सी है, उसमें सबसे फर्स्ट है पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस, यानी मजदूरी और वेतन का भुगतान। दूसरा है सर्विसेज ग्रांटेड टू गवर्नमेंट और एम्बेसीज ऑफ अदर नेशन, यानी कि सरकार या अन्य देशों के दूतावासों को दी जाने वाली सेवाएं। थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, बिजली और पानी के बिल। फोर्थ है एजुकेशन सर्विसेज, मतलब शिक्षा व्यय। फिफ्थ है मेडिकल सर्विसेज, मतलब स्वास्थ्य सेवाएं। अच्छा, इसके बाद है सिक्स ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यानी कि यात्रा व्यय। और लास्ट है इंटरेस्ट। इन सभी सेवाओं और वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त रखा गया। अच्छा, जैसा कि हम सबको पता है कि जीएसटी पेड या जो इनपुट जीएसटी होती है उसको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। लेकिन कौन कौन सी
ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें जीएसटी पेड या इनपुट जीएसटी को वापस क्रेडिट किया जाता है। तो वो कंडीशन देख लेते हैं। एक तो फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, परचेज रिटर्न यानी कि क्रय वापसी। दूसरा है ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स, जब माल का व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए माल का आहरण किया जाता है तब। और तीसरी कंडीशन क्या है, लॉस बाय थेफ्ट ऑफ फायर यानी गुड्स का माल का चोरी चला जाना या आग में नष्ट हो जाना। और चौथी कंडीशन क्या है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स चैरिटी और गिफ्ट यानी माल को जब फ्री सैंपल्स या गिफ्ट या चैरिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इन कंडीशन में इनपुट जीएसटी या जीएसटी पेड को क्या किया जाता है, वापस से क्रेडिट किया जाता है। अब देखते हैं कि ये जीएसटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स और क्या एडवांटेज हैं, जीएसटी प्रणाली लागू होने से क्या लाभ मिले हैं व्यवसायियों को, सभी को क्या क्या बेनिफिट्स हुए। तो उसमें सबसे पहला बेनिफिट तो क्या है, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स, माल की लागत में कमी आई है। कैसे कि जीएसटी से पहले काफी सारे टैक्स लगते थे, इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, सेंट्रल भी टैक्स लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स लगते थे, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी लगती थी। माल जो एक्साइज ड्यूटी मतलब उत्पाद शुल्क लगता था, माल के उत्पादन पर मैन्युफैक्चरर्स को एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, फिर उसी माल पे राज्य सरकार वैट लगाती थी, तो टैक्स पे टैक्स लगता जाता था। मल्टीपल टैक्सेशन की एक पहले प्रणाली थी, तो उसको अब खत्म कर दिया गया और एक ही कर की प्रणाली जीएसटी को लागू किया गया। इससे क्या है कि माल में टैक्स पर टैक्स नहीं लगता, और जब टैक्स जीएसटी कब पे किया जाता है, जब ट्रांसफर ऑफ गुड्स होता है, मतलब माल का हस्तांतरण होता है, क्रय विक्रय होता है, उसी पे ही जीएसटी पे किया जाता है और एक ही निर्धारित दर से ही जीएसटी पे किया जाता है, जिससे माल की कॉस्ट में कमी हो गई है। अच्छा, दूसरा क्या है, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापारियों को व्यापार करने में भी सुविधा होने लगी। कैसे कि पहले तो कई सारे टैक्स लगते थे, तो हर टैक्स का अलग से हर टैक्स में बिजनेस को अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, जैसे जैसे सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है, और भी जो टैक्स लगते थे एक्साइज ड्यूटी के एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना है। अब केवल किसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जीएसटी एक्ट के अंदर ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। थर्ड इसका बेनिफिट क्या है कि डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, मतलब समान राष्ट्रीय बाजार का विकास हुआ है। कैसे कि पहले सभी प्रकार एक समान जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उसमें पूरे देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक समान दर से कर लगाया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है 18% के हिसाब से जीएसटी लगाया जाता है। तो पूरे देश में एक जैसी बाजार व्यवस्था की स्थापना हुई है। इसके बाद क्या है, रिडक्शन इन टैक्स इवेशन, मतलब कर चोरी में कमी आई है। किस तरह से कि जीएसटी में जो टैक्सेशन है वो कंप्यूटर प्रणाली द्वारा किया जाता है, ई रिटर्न सबमिट की जाती है और ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं जीएसटी में, जिससे प्रक्रिया जो है काफी सरल हो गई है और कर चोरी करना थोड़ा डिफिकल्ट सा हो गया। तो कर चोरी में भी कमी हुई है और कर टैक्सेशन की जो प्रक्रिया है उसकी लागत में भी कमी आई है। नेक्स्ट है अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, पहले जो इंडिया में जैसे काफी सारे कर थे, टैक्सेस काफी थे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम होता था। बाहर के लोग जो हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करने से थोड़ा घबराते थे या उसमें डिफिकल्टी थी। तो अब क्योंकि सिंगल टैक्स प्रोसीजर लागू हो गया है, तो बाहर के लोग भी फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उसमें भी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट, रेगुलर एंड प्री डिटरमाइंड टैक्सेशन, जो कर निर्धारण की प्रक्रिया है उसमें बहुत ज्यादा पारदर्शिता आई है और रेगुलर रूप से टैक्सेशन होने लग गया है, क्योंकि कंप्यूटर प्रणाली से टैक्सेशन होता है तो रेगुलर हो गया और प्री डिटरमाइंड टैक्सेशन होने लग गया है। पूर्व निर्धारित कर प्रक्रिया लागू हो गई है। तो ये सब बेनिफिट जीएसटी के लागू होने से मिलने लगे। देख लेते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के प्रकार। तो जीएसटी के 3 प्रकार हैं, 3 तरह की जीएसटी है। फर्स्ट इसमें है सीजीएसटी, फुल फॉर्म जिसका क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा है एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
ये किस तरह से वर्क करता है, ये डिपेंड करता है कि इंटर जो परचेज एंड सेल्स है हुई है, माल का हस्तांतरण हुआ है, वो एक राज्य के अंदर हुआ है या इंटर स्टेट ट्रांसफर हुआ है ना, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट ट्रांसफर हुआ है, उस हिसाब से ये जीएसटी वर्क करता है। किस तरह उसको देख लेते हैं। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स को भी समझ लेते हैं अभी। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, अगर इंट्रा स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स होता है मतलब माल का हस्तांतरण एक ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर होता है, यानी कि परचेजर और सेलर एक ही राज्य में होते हैं, तो क्या हो, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों पे करना पड़ता है। किस तरह से, मान लीजिए परचेजर है ए और सेलर बी है, ठीक है ना, दोनों ही कहाँ रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान राज्य में रहते हैं। और मान लीजिए ए ने 50,000 रुपए का माल बेचा है बी को, जिस पर जीएसटी की रेट कितनी है, 12% जीएसटी है, तो टोटल जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, 6,000 पे करना पड़ेगा, है ना, 12% इस पे 50,000 पे कैलकुलेशन करेंगे तो 6,000 का जीएसटी हो जाएगा। अच्छा, इसमें से आधा आधा जाएगा होगा सीजीएसटी को, है ना, आधा सीजीएसटी के नाम से जाएगा, यानी कि आधा हिस्सा सेंट्रल को जाएगा और आधा हिस्सा किसको जाएगा, स्टेट को जाएगा, ठीक है ना, ये है सीजीएसटी। हाफ इसका किसको जाएगा, सेंट्रल सीजीएसटी के नाम से जाएगा, सेंट्रल को जाएगा, और हाफ 3,000 रुपए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी होगा, माना सेंट्रल को भी 6% जाएगा जीएसटी और स्टेट को भी कितना जाएगा, 6% जीएसटी जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर इंट्रा स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स होता है, एक ही राज्य के अंदर माल का हस्तांतरण होता है, एक ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर माल का हस्तांतरण होता है, तो दोनों पे करने पड़ते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है ना। टोटल तो टैक्स एक 12% ही पे किया जाएगा, लेकिन आधा शेयर किसको जाएगा, सेंटर को जाएगा, और आधा शेयर किसको जाएगा, स्टेट को जाएगा। दूसरा क्या है, इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स, यानी कि माल का हस्तांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहा है, तो आईजीएसटी पे किया जाएगा, ठीक है ना। और पूरा जो टैक्स है वो किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, है ना। और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज पर रूल्स, और जो टैक्स का जो जीएसटी की राशि है उसका बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में नियमानुसार किया जाएगा। देख लेते हैं उसी एग्जांपल को, जैसे ए परचेजर है और बी सेलर है, माल बेचने वाला है, माल बेचने वाला कहाँ रहता है, मान लीजिए एमपी में रहता है, और खरीदार कहाँ का है, राजस्थान का रहने वाला है, तो ये कौन सा ट्रांसफर है, इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स है। वही अमाउंट 50,000 की है, इस पे जीएसटी रेट कितनी है, 12% जीएसटी है, तो जो जीएसटी का अमाउंट बन रहा है वो कितना है, 6,000 रुपए बन रहा है। ये किस नाम से जाएगा, आईजीएसटी के नाम से जाएगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी के नाम से जाएगा, और ये किसको, संपूर्ण राशि किसको जाएगी, केंद्र सरकार को जाएगी। फिर आगे इसका बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच नियमानुसार किया जाएगा। तो आपको फर्क समझ में आ गया होगा जीएसटी और सॉरी एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी के बीच में। अब समझ लेते हैं ये रिवर्स चार्ज क्या है। जीएसटी एक्ट में कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं की परचेज को रिवर्स चार्ज के अंतर्गत रखा गया। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है कि जीएसटी नॉट चार्ज्ड बाय सेलर बट डायरेक्टली पेड बाय कस्टमर और परचेजर, मतलब जीएसटी को सेलर द्वारा यानी विक्रेता द्वारा चार्ज नहीं किया जाएगा, बल्कि डायरेक्ट ही कस्टमर या परचेजर द्वारा गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। एंड परचेजर क्लेम इट एज इनपुट जीएसटी, और आगे चलकर जो परचेजर है, क्रेता है, वो इसको इनपुट जीएसटी के रूप में क्लेम कर सकता है। अच्छा, इस रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं एवं सेवाएं रखी गई हैं उनको भी देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला है गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय रजिस्टर्ड बिजनेसमैन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यवसायी द्वारा अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से खरीदा गया माल एवं सेवाएं। सेकंड क्या है, लॉयर्स फीस, यानी वकील को चुकाई गई फीस। थर्ड है अमाउंट पेड फॉर कॉपीराइट यूज, यानी कॉपीराइट के प्रयोग के लिए चुकाई गई राशि। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि माल का परिवहन। और लास्ट है इंश्योरेंस कमीशन,
ठीक है ना। ये कुछ वस्तुएं हैं, बीमा कमीशन, ये कुछ वस्तुएं एवं सेवाएं हैं जिनको रिवर्स चार्ज के अंतर्गत रखा गया। अब देखते हैं जीएसटी का अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है, जनरल में इनकी एंट्री किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर परचेज ऑफ गुड्स, यानी माल का क्रय। तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। इनपुट एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, एंड अगर क्रैप नकद माल खरीदा गया है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, और अगर उधार माल खरीदा गया है तो क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, यानी टू बैंक या क्रेडिटर्स में से टू बैंक ऑब्लिक क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, नरेशन क्या देंगे, गुड्स परचेज्ड एंड जीएसटी पेड एट द रेट ऑफ डैश 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 ना, जिस भी रेट से जीएसटी पे की गई है उस वो रेट आ जाएगी यहाँ पे। ये तो एंट्री होगी परचेज के लिए। अच्छा, सेकंड किसके लिए देखेंगे, सेल्स ऑफ गुड, यानी माल के विक्रय की क्या एंट्री होगी। तो वही बात है कि अगर माल नकद बेचा गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर माल उधार बेचा गया है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या देंगे, गुड्स सोल्ड एंड जीएसटी कलेक्टेड एज द रेट ऑफ सो एंड सो, जो भी जीएसटी की रेट है उसका वो इधर आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री होगी फॉर परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, क्रय वापसी की दशा में तो क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, एंड टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। नरेशन क्या देंगे, गुड्स रिटर्न। ठीक है ना। अच्छा, जो परचेज की एंट्री होगी तो परचेज रिटर्न की जस्ट इससे रिवर्स एंट्री होगी। ठीक है ना, क्योंकि इनको पहले परचेज की कंडीशन में इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को क्या किया गया था, डेबिट किया गया था। तो परचेज रिटर्न की कंडीशन में इन्हीं खातों को वापस क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, फॉर सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, विक्रय वापसी की क्या एंट्री होगी। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, एंड टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या देंगे, सेल्स रिटर्न मतलब सेल्स से रिवर्स जो है सेल्स रिटर्न की एंट्री हो जाएगी। सेल्स की कंडीशन में आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट किया गया था, तो सेल्स रिटर्न की कंडीशन में इन्हीं खातों को दोबारा क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री क्या है, फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, व्यवसाय के लिए कोई स्थायी संपत्ति खरीदी की जा रही है और उस पर जीएसटी पे किए जा रहे हैं, तो क्या एंट्री होगी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, एंड टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगा, एसेट्स परचेज्ड एंड जीएसटी पेड, है ना, या विद जीएसटी। ठीक है, ये इसका नरेशन हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री हम क्या देखेंगे, फॉर एक्सपेंसेस पेड, अगर कोई व्यय चुकाए गए हैं, खर्चे चुकाए गए हैं और उन पे जीएसटी भी पे किया गया है, तो क्या एंट्री होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या दे देंगे, एक्सपेंसेस पेड विद जीएसटी। ये एंट्री जैसे परचेज की एंट्री है सेम उसी तरह से हो जाएगी। यहाँ पे परचेज की जगह फिक्स्ड एसेट आ जाएगा और यहाँ पे परचेज की जगह एक्सपेंसेस आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री क्या है, फॉर इनकम रिसीव, अगर बिजनेस में कोई इस तरह की इनकम रिसीव की गई है जिसके साथ जीएसटी भी रिसीव किया गया है, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड अकाउंट, है ना, जो भी इनकम रिसीव हुई है, मान लीजिए कमीशन रिसीव हुआ है तो टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, एंड टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। नरेशन क्या देंगे, इनकम रिसीव्ड विद जीएसटी। अच्छा, इनकम की एंट्री जिस तरह से सेल्स की एंट्री होगी उसी तरह से इनकम की होगी, सेल्स की जगह क्या आ जाएगा, इनकम का अकाउंट आ जाएगा। ठीक है ना, इनकम का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री क्या है, गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कोई माल निकाला गया है तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, तो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जो माल निकाला गया है और उस पर जीएसटी पे की गई है, यानी इनपुट जीएसटी है, तो इनपुट जीएसटी को वापस क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। और एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट,
टू इनपुट CGST अकाउंट एंड टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या देंगे, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। अब देखेंगे फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स या लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट की क्या जनरल एंट्री होगी। मतलब अगर माल पहले GST पे करके खरीदा गया है और उस माल में से कुछ फ्री सैंपल्स दे दिए हैं ना, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, या उस माल में से कोई आग से नष्ट हो गया या चोरी चला गया, तो क्या एंट्री होगी। तो अगर फ्री सैंपल्स दिए गए हैं तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, क्योंकि सैंपल्स फ्री देना क्या माना जाता है, एक तरह का विज्ञापन माना जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और अगर लॉस बाय फायर या थेफ्ट हुआ है तो लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये माना जाएगा कि जो भी सैंपल्स दिए गए हैं, जो भी माल नष्ट हुआ है, वो उससे क्या हो गई, परचेज कम हो गई, खरीदा हुआ माल कम हो गया, तो परचेज अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। एंड टू इनपुट CGST अकाउंट एंड टू इनपुट SGST अकाउंट, ये दोनों अकाउंट वापस क्या कर दिए जाएंगे, क्रेडिट किए जाएंगे, क्योंकि परचेज के टाइम इनको क्या किया था, डेबिट किया था। तो अब जब परचेज में ये माल खरीदे गए माल में कमी हो गई तो इनको वापस क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा, इनपुट CGST और इनपुट SGST के उतना पोर्शन जितना कि माल सैंपल दिया गया है ना, उसके परसेंटेज के हिसाब से इनपुट CGST एंड इनपुट SGST को क्रेडिट कर दिया जाएगा। नरेशन क्या आएगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स या गुड्स स्टोलन, गुड्स डिस्ट्रॉय, जो भी कंडीशन है वो नरेशन में आ जाएगी। अच्छा, ये सब जनरल एंट्रीज होने के बाद क्या किया जाता है, इनपुट CGST को आउटपुट इनपुट CGST को आउटपुट CGST से और इनपुट SGST को आउटपुट SGST से क्या किया जाता है, सेट ऑफ किया जाता है। उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहले किसको सेट किया जा रहा है, फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट CGST अगेंस्ट आउटपुट CGST। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इनपुट CGST अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन क्या देंगे, इनपुट CGST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट CGST, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या कंडीशन है, फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट SGST अगेंस्ट आउटपुट SGST। अब यहाँ पे स्टेट GST को इनपुट GST को क्या किया जा रहा है, आउटपुट SGST से सेट ऑफ किया जा रहा है। तो क्या एंट्री होगी, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट, और नरेशन क्या देंगे, इनपुट SGST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट SGST। ठीक है, जितना पे किया गया है GST वो क्या करेंगे, जितना कलेक्ट किया गया है उस GST में से सेट ऑफ करके बाकी की अमाउंट किसको पे कर दी जाती है, गवर्नमेंट को पे कर दी जाती है। अच्छा, इनपुट GST को आउटपुट GST से सेट ऑफ करने के बाद आउटपुट GST की जो रकम बचती है, जो राशि बचती है, वो कहाँ जमा करा दी जाती है, गवर्नमेंट को जमा करा दी जाती है। तो उसके लिए क्या जनरल एंट्री होती है, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या देंगे, बैलेंस अमाउंट ऑफ आउटपुट GST डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। तो ये जनरल एंट्रीज, ये अकाउंटिंग प्रोसीजर हमने देखा GST का। तो इसी के साथ GST का हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। मैंने अपना ये लेक्चर जो है वो DK गोयल जी की बुक में से कंसल्ट करके बनाया है। तो आपको अगर कोई डाउट हो तो बुक को कंसल्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इसके कुछ क्वेश्चंस भी न्यूमेरिकल्स पे कराऊं, तो न्यूमेरिकल्स में कॉपी में कराना प्रेफर करूंगी, क्योंकि कॉपी में अच्छे से समझ में आ जाता है किस तरह से क्वेश्चन लिखा जाए, किस तरह से उसको ड्रॉ किया जाए, लाइन कैसे ड्रॉ की जाए। तो मैं कॉपी में इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कैश बुक ले लेंगे। तब तक आप जरूर देखते रहें क्लास विद मी, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट।